हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ रहे हैं और आज हमारी संसाधन की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार एवं मृदा अपरदन। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मृदा के प्रकार और दूसरा मृदा का अपरदन। इससे पिछली कक्षा में हमने कुछ मृदा के प्रकार देख लिए थे, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है लाल और पीली मिट्टी, मतलब मृदा। इस मृदा का रंग रवे, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण लाल होता है। जो ये लाल मृदा है ना, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है और लाल रंग होता है लोहे की उपस्थिति के कारण, लोहे की उपस्थिति के कारण। ये आप लोगों से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो लाल मिट्टी होती है वह लाल क्यों होती है, तो आप लोग बताइएगा लोहे की उपस्थिति के कारण। इसको आप VVI में रखिए। जब लोहे का जलयोजन हो जाता है तो इस मृदा का रंग पीला हो जाता है। बाद में लाल मृदा जो होता है वही पीली हो जाती है या पीला हो जाता है। दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिणी भागों में लाल मृदा पाई जाती है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताइएगा दक्कन के पठार में और पूर्वी और दक्षिणी भागों में, पूर्वी और दक्षिणी भागों में लाल मृदा पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में तथा पश्चिमी घाट के पिडमाउंट जोन में भी यह मृदा पाई जाती है। ये जो मृदा है दक्कन के पठार के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदान है ना, उसमें भी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लैटेराइट मृदा। जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा होती है वहाँ लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। जिस क्षेत्रों में तापमान क्या होता है ना कि उच्च होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है और वहाँ पे भारी वर्षा होती है, जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। भारी वर्षा से निच्छालन होता है और जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए लैटेराइट मृदा में ह्यूमस नगण्य या शून्य होता है। जो लैटेराइट मृदा होता है ना उसमें ह्यूमस नगण्य होता है, मतलब न के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा, लैटेराइट मृदा में ह्यूमस नगण्य होता है, न के बराबर होता है। ऐसा क्यों? तो वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है जिसके कारण से जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जीवाणु मर जाते हैं तो ह्यूमस नहीं रहता है। यह मृदा मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। खाद के भरपूर प्रयोग से इस मृदा को खेती के लायक बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, लैटेराइट मृदा उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ पे क्या होगा ना कि उच्च तापमान होगा और भारी वर्षा होगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें ना ह्यूमस नगण्य होता है लैटेराइट मृदा में। देखिए, अगला मृदा है मरुस्थलीय मृदा। जो अगला मृदा का प्रकार है वो है मरुस्थलीय मृदा। तो जिन क्षेत्रों में अल्प वर्षा होती है वहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, जिन क्षेत्रों में अल्प वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है, अल्प वर्षा मतलब कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अधिक तापमान के कारण इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण तेजी से होता है। यहाँ पे वर्षा कम होता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ना अधिक तापमान होता है, और अधिक तापमान होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण एकदम से तीव्र गति से होती है, बहुत तेजी से होती है। इस मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। इस मृदा को समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। राजस्थान और गुजरात में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से कहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका रहेगा राजस्थान या फिर गुजरात। आप ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों राज्यों को, कि राजस्थान और गुजरात में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। देखिए, वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो वन मृदा है वह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहीं पे वन मृदा होती है। ऊपरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, लेकिन निचले भागों में यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। जो वन मृदा होते हैं वो ऊपरी ढलानों पर अम्लीय होती है, और जहाँ पे अम्लीय होती है तो इसका अंश वहाँ पे
फसल कम होता है, कम उपजाऊ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे निचले भागों में आइएगा यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होते जाती है। जो मृदा के प्रकार होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। पहले देखते हैं अपरदन के बारे में। अपरदन होता क्या है, मृदा का अपरदन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए अपरदन क्या होता है। अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती है। जो अपरदन है ना वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपरदन प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ना, चट्टानों का विखंडन होता है, चट्टान टूटते हैं और मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अब बात करें अपरदन जान गए, अब वही अप्लाई कर दे अगर हम लोग मृदा में, तो मृदा का क्या होता है ना, मृदा अपरदन के बारे में देखें तो मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृदा अपरदन किसे कहते हैं तो आप लोग बताइएगा कि मृदा के कटाव और उसके बाद बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या क्या है देखिए, वनोन्मूलन है, सघन कृषि है, अति पशुचारण, भवन निर्माण, अन्य मानव क्रियाएं। मृदा देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यह भी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। जैसे जैसे मृदा का निर्माण हो रहा होता है वैसे वैसे मृदा के अपरदन की क्रिया भी हो रही होती है। दोनों क्रिया एक साथ होती है जिसके कारण से दोनों में संतुलन बना रहता है। जो खाली मृदा का निर्माण होगा तो भी संतुलन नहीं बन पाएगा और मृदा का अपरदन भी होगा तो भी संतुलन नहीं बनेगा। इसलिए दोनों क्रियाएं एक साथ होते रहती है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे बहुत सारा मानव क्रिया है, वनोन्मूलन अर्थात वनों को काटना, अति पशुचारण अत्यधिक पशुओं को चराना, और भवन निर्माण करते हैं, खनन करते हैं, इस कारण से अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। अगर हम लोग बात करें तो जो सोपान कृषि होता है वह अपरदन को नियंत्रित करता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित होती है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो सोपान कृषि है वो हिमालय में और सीढ़ीदार मतलब कि पश्चिमी हिमालय में और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। अगर बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है सोपान कृषि है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जैसे हिमालय है ना, पहाड़ है, वहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पर ढाल बना हुआ है, धीरे धीरे ढाल है, इसमें खेती होता है जुताई करके, और इस खेती के द्वारा जो है ना मृदा अपरदन को रोपा जा सकता है। यहाँ पे धान ये सब कुछ उगाया जा सकता है। यह है आपका, बात करें सोपान कृषि अथवा सीढ़ीदार कृषि। देखिए ना सीढ़ी की तरह बना हुआ है, इसलिए इसको सीढ़ीदार अथवा सोपान कृषि का। मृदा अपरदन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। अगर हम लोग बात करें तो अत्यधिक मृदा अपरदन होगा ना तो जो जगह है, भूमि है, वह मरुस्थल बन जाएगा। और आप लोगों को पता है कि मरुस्थल में ना उपज होता है, ना जल वहाँ पे सही से लग पाता है, तो हमारी भूमि में उपज होगी नहीं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की ज़रूरत होती है। अगर हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो हमें मृदा संरक्षण की ज़रूरत होगी। चलिए हम लोग देखते हैं मृदा संरक्षण के उपाय। पहला है वन रोपण। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है, इसलिए मृदा संरक्षण में कारगर साबित होता है। अगर हम लोग बात कर ले तो जो पेड़ का जड़ होता है वह मृदा को रोक कर रखता है, पकड़े रहता है, जिस कारण से वहाँ के मृदा का कटाव नहीं होता है और मृदा का संरक्षण हो पाता है। तो हमें मृदा संरक्षण के लिए वन रोपण करना चाहिए। वनों को मतलब पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। वह पेड़ जो होते हैं मृदा को पकड़े रहते हैं, जो उनका जड़ होता है मृदा
से मृदा को पकड़ा जाता है जड़। दूसरा है समोच्च जुताई, ढाल वाली जगहों पर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। जो ढाल वाला जगह है ना, वहाँ पे मृदा को रोका जा सकता है समोच्च जुताई करके, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तीसरा है रक्षक मेखला, पेड़ों को लगाकर भी मृदा अपरदन की रोकथाम हो सकती है। पट्टी कृषि, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है संसाधन वाला। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद।